नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर पार एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज शुरुआत कर रहे हैं। थार का मरुस्थल है, उसका अगला अंक। कल हमने पढ़ा था थार का मरुस्थल है, उसमें बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अब आगे पढ़ेंगे मरुस्थल के प्रकार। मरुस्थल है तीन प्रकार का, हम्मादा, अर्ग या इर्ग तथा रेग होता है। तीन प्रकार का होता है मरुस्थल। पहला है हम्मादा। हम्मादा किसे कहेंगे? चट्टानी मरुस्थल या पथरीला मरुस्थल है, उसे हम्मादा कहा जाता है, जिसका ट्रिक है हच या हप। दूसरा है अर्ग या इर्ग, रेतीला मरुस्थल, संपूर्ण मरुस्थल या महान मरुस्थल इसे कहा जाता है। अगला है रेग। रेग एक प्रकार का मिश्रित मरुस्थल होता है, कह सकते हैं पथरीला या रेतीला, चट्टानी या रेतीला मरुस्थल होता है। तो मरुस्थल तीन प्रकार का, हम्मादा जो पथरीला या चट्टानी मरुस्थल होता है, अर्ग या इर्ग जो रेतीला मरुस्थल होता है, जिसे संपूर्ण मरुस्थल या महान मरुस्थल भी कहते हैं। रेग क्या होता है? मिश्रित मरुस्थल होता है, पथरीला तथा रेतीला प्रकार का होता है, दोनों का मिश्रण होता है, जिसे रेग कहा जाता है। हम्मादा, हम्मादा के चारों ओर जो रेत फैली हुई है उसे अर्ग या इर्ग कहा जाता है। अर्ग या इर्ग के चारों ओर जो मिश्रित मरुस्थल पाया जाता है उसे रेग कहा जाता है। देखिए दोस्तों, त्रिभुजाकार रूप में फलोदी, बालोतरा, पोखरण के मध्य जो मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार है उसे कहेंगे हम्मादा, चट्टानी मरुस्थल है। इसके चारों ओर जो रेत फैली हुई है इसे कहेंगे अर्ग या इर्ग, मतलब रेतीला मरुस्थल, संपूर्ण मरुस्थल या महान मरुस्थल। इस अर्ग या इर्ग के चारों ओर जो मिश्रित मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है उसे कहते हैं रेग। तो तीन प्रकार का मरुस्थल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। महान मरुस्थल भारत व पाकिस्तान की सीमा के सहारे पूर्णतः बालू का स्तूपों से आच्छादित जो प्रदेश है उसे महान मरुस्थल कहा जाता है। भारत व पाकिस्तान की सीमा के सहारे सहारे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इनमें पूर्णतः पूर्ण रूप से बालू का स्तूपों से आच्छादित जो प्रदेश हैं उन बालू का स्तूपों वाले प्रदेश को महान मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। बात करें लघु मरुस्थल की, तो लघु मरुस्थल है कच्छ के रन, बीकानेर। कच्छ के रन गुजरात से बीकानेर के मध्य जो मरुस्थलीय क्षेत्र फैला हुआ है उसे लघु मरुस्थल कहा जाता है। कच्छ का रन गुजरात, तो कच्छ के रन गुजरात से बीकानेर के मध्य मरुस्थलीय क्षेत्र जो फैला हुआ है उसे लघु मरुस्थल कहा जाता है। कल पढ़ रहे थे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश हम्मादा। तो हम्मादा में क्या था? सेज की स्थापना की गई थी। सेज की स्थापना, सेज क्या है? तो सेज वह क्षेत्र है जहाँ सौर ऊर्जा की विपुल संभावना हो। आंग्ल भाषा में सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन जिसे कहा जाता है, जहाँ पर सौर ऊर्जा की अधिक संभावना होती है उसे सेज नाम दिया जाता है। हम्मादा क्षेत्र पथरीला होने के कारण यहाँ पर सौर ऊर्जा उत्पादन की विपुल संभावना है। सेज की स्थापना अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा की जा रही है। तो इम्पोर्टेंट हो गया एग्जाम की दृष्टि से कि सेज की स्थापना कहाँ की जा रही है? हम्मादा में की जा रही है। हम्मादा क्या है? चट्टानी मरुस्थल है। कहाँ फैला हुआ है? पोखरण, फलोदी, बालोतरा, इन तीनों के मध्य जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के मध्य जो चट्टानी प्रदेश है वह क्या है? हम्मादा। उस हम्मादा में
सेज की स्थापना की जा रही है। क्योंकि ये चट्टानी प्रदेश है, ये तीव्र गति से गर्म होता है। यहाँ पर सौर ऊर्जा की विपुल संभावनाएं हैं। इस कारण से राजस्थान का जो अक्षय ऊर्जा निगम है उसके द्वारा यहाँ पर सेज की स्थापना की जा रही है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम या कह सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम है, जिसे आंग्ल भाषा में RREA कहा जाता है। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन RREC या RREA एजेंसी क्या है? याद रखना, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम या नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास की एक संस्था है, जिसकी स्थापना 9 अगस्त 2002 को की गई, जिसका मुख्यालय जयपुर है। कब की गई स्थापना? 9 अगस्त 2002 को की गई। रेडा प्लस RSPCL दोनों को मिला करके अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की गई। REDA जिसकी स्थापना 21 जनवरी 1985 को होती है, जिसका नाम था राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। दूसरा है RSPCL जिसकी स्थापना 1995 में होती है, राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन दोनों को मिलाकर के वर्तमान में अक्षय ऊर्जा निगम संचालित है, जिसकी स्थापना 9 अगस्त 2002 को की गई। काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से। आगे पढ़ेंगे, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हमने पढ़ लिया है जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसके अंतर्गत बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पूर्ण हुआ। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत की नहीं हुई होगी, परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा होगा, अच्छे समझ में आया होगा। अब आगे उसका दूसरा पाठ पढ़ेंगे, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र नाम से ही इंगित हो रहा है कि वह क्षेत्र जहाँ पर बालू का स्तूप अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बालू का स्तूपों से आच्छादित जो क्षेत्र है मरुस्थल का, उसे बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र कहा जाता है। लगभग 58.50% भूभाग पर इसका विस्तार पाया जाता है संपूर्ण मरुस्थल के। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है, संपूर्ण मरुस्थल कहा जाता है इसको, महान मरुस्थल इसे कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा था अर्ग या इर्ग है, यह रेतीला प्रदेश है, रेत रेत फैली हुई है, जिसे संपूर्ण मरुस्थल कह सकते हैं, महान मरुस्थल भी कह सकते हैं। रेत से पूर्णतः ढका हुआ प्रदेश, यहाँ पर बालू का स्तूपों का विस्तार पाया जाता है। देखिए चित्र के माध्यम से थोड़ा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। इसमें हमने पढ़ा था बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। जो देखो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसके दो भाग, शुष्क रेतीला प्रदेश, अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश। पढ़ रहे हैं हम शुष्क रेतीला प्रदेश। शुष्क रेतीला प्रदेश के दो भाग हैं, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहाँ है? तो हमने पढ़ा कल बालू का स्तूप, देखो कल पढ़ा था हमने बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो ये है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, त्रिभुज के आकार में, जिसे हम्मादा कहा जाता है। इस हम्मादा में क्या है? ओकलवुड फॉसिल पार्क है जैसलमेर में, कल पढ़ा था हमने। दरियन खडीन पढ़ लिया था हमने जैसलमेर में। लाठी सीरीज भी जैसलमेर में पढ़ लिया था। भूगर्भीय जो जलपट्टी है। इसी प्रकार से अर्ध शुष्क जो प्रदेश है उसमें लूनिया गोडवार बेसिन है, पढ़ेंगे आगे। नागौरी उच्च भूमि है, शेखावटी प्रदेश है, घग्गर प्रदेश है, इसको आगे के भाग में पढ़ेंगे। तो अब है
देखो, बालू का स्तूपों का स्थानांतरण, या कह सकते हैं बालू का स्तूपों का मार्च। मार्च माना एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरणशील होने की प्रक्रिया मार्च कहलाती है। चलना मतलब चलना, मार्च कहते हैं चलना। जैसे ये रेखा चित्र में दिखाया गया है, बालू का स्तूपों का स्थानांतरण किस प्रकार से हो रहा है। पुराना बालू का स्तूप है, आगे की ओर बढ़ रहा है, नया बालू का स्तूप बन रहा है। लगातार इसका स्थानांतरण हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार ये आगे की ओर बढ़ रहा है। आगे बढ़ने की इसी प्रक्रिया को बालू का स्तूपों का मार्च या स्थानांतरण कहा जाता है। सर्वाधिक स्थानांतरण मार्च के महीने से लेकर के जुलाई तक होता है। रेत के टीलों का वर्गीकरण। अब जो रेत के टीले हैं इनका वर्गीकरण देखते हैं। बालू का स्तूप जो युक्त प्रदेश है उसमें क्या पाए जाते हैं, बालू का स्तूप पाए जाते हैं, रेत के टीले पाए जाते हैं। रेत के टीले का दो बालू का स्तूप है। तो कितने प्रकार के या कौन कौन से बालू का स्तूप यहाँ पर देखने को मिलते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में। तो रेत के टीलों का वर्गीकरण है, सबसे पहले मेकी नामक विद्वान ने 1979 में 8 प्रकार के रेत के टीलों का वर्गीकरण इन्होंने किया, जिसमें पहला रेखीय या पवनानुवर्ती या अनुदैर्ध्य प्रकार के बालू का स्तूप। दूसरा अनुप्रस्थ या समकोणनुमा बालू का स्तूप। तीसरा बरखान या अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप। चौथा है पैराबोलिक। पांचवा तारा स्तूप। छठवा है अवरोधी स्तूप। सातवां नेटवर्क। आठवां सब्र काफिज। तो मेकी नामक विद्वान ने 8 प्रकार के बालू का स्तूप बताए हैं। दूसरा वर्गीकरण है वेगनोल्ड नामक विद्वान, जिन्होंने 1993 में 2 प्रकार के बालू का स्तूप बताए, बरखान तथा सीफ। हेक नामक विद्वान है, इन्होंने अपना वर्गीकरण 1941 में दिया। 3 प्रकार के बालू का स्तूप बताए, अनुप्रस्थ, पैराबोलिक और अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अब पढ़ेंगे एक एक को विस्तार से। पहला है रेखीय बालू का स्तूप, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। पवन की दिशा के समानांतर या अनुदिश बनने वाले बालू का स्तूप अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहलाते हैं। ये एक रेखा में बनते हैं, इसलिए इन्हें रेखीय बालू का स्तूप कहा जाता है। रेखा चित्र में दिखाया गया है। देखो, पवन की दिशा के समानांतर ये पवन चल रही है, ये कोई बालू का स्तूप है तो पवन के सामने है, तो ये क्या होगा, पवन की दिशा के समानांतर ये क्या होगा, दोनों दिशाओं के अंदर इधर इसका ढेर लग जाएगा, इधर इसका ढेर लग जाएगा और बीच का मार्ग है खाली या रिक्त स्थान मार्ग रहेगा, यहाँ पर कोई बालू का स्तूप नहीं बनेगा। यहाँ से हवा गुजर रही होती है, इसके दोनों ओर है बालू का स्तूपों का जमाव पाया जाता है, रेत का जमाव पाया जाता है। यह रेत रहित भाग है, बीच का जो भाग होता है वह रेत रहित भाग होता है, इसमें रेत का जमाव नहीं पाया जाता है। तो पवन है, पवन चल रही होती है, पवन के दोनों ओर इसके समानांतर एक रेखा के सहारे इधर भी और इधर भी दोनों ओर है रेत का जमाव पाया जाता है, रेत के टीलों का जमाव पाया जाता है, बालू का स्तूप पाए जाते हैं। इस प्रकार के बालू के स्तूपों को समानांतर, अनुदिश, रेखीय, अनुदैर्ध्य, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप कहा जाता है। इसके मध्य का जो भाग होता है रेत रहित भाग होता है, जिसका उपयोग है यातायात के मार्गों के रूप में किया जाता है मरुस्थलीय क्षेत्रों में, जहाँ पर ऊँटों के कारवां गुजरते हैं, जिसे काफिला मार्ग, गासी मार्ग, कारवां मार्ग कहा जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में जो ऊँटों के बड़े बड़े काफिले गुजरते हैं, इसका उपयोग है परिवहन के मार्ग के रूप में किया जाता है। तो इसे गासी मार्ग, कारवां मार्ग
या काफिला मार्ग भी कहा जाता है। तो पहला है रेखीय पवनानुवर्ती या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कब बनते हैं? पवन की दिशा के समानांतर, पवन के दिशा के पैरेलल समानांतर इनका निर्माण होता है दोनों ओर, मिट्टी का जमाव होता है दोनों ओर, और बीच का जो मार्ग है, ये बीच का जो भाग है वह रेत रहित भाग रहता है। यहाँ पर रेत का जमाव नहीं होता है। जहाँ पर रेत का जमाव नहीं होता है उसे घासी या कारवा मार्ग कहा जाता है। जहाँ अवरोध नहीं होगा वहाँ पर पवन की दिशा के समानांतर बालू का स्तूपों का निर्माण अधिक होता है। जिन क्षेत्रों में, जिन जिलों में अवरोध कम पाए जाते हैं, कोई पर्वत पठार है, वनस्पति का अवरोध जहाँ पर कम पाया जाता है, वहाँ पर पवन की दिशा के समानांतर अनुदैर्ध्य बालू का स्तूपों का अधिक विस्तार देखने को मिलता है। अगला है घासी के अगल बगल में बनने वाले टीले रेत कटक, सीफ या अलब स्तूप के नाम से जाने जाते हैं। जो घासी मार्ग है उसके अगल बगल में दोनों ओर जो रेत के टीले बनते हैं उन्हें रेत कटक, सीफ, अलब स्तूप कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, सीफ कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सीफ किस प्रकार का बालू का स्तूप है? तो सीफ क्या है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप का ही एक प्रकार है जो पवन की दिशा के अनुदिश बनता है, पवन की दिशा के समानांतर बनता है। इस प्रकार के जो बालू का स्तूप है, अनुदैर्ध्य प्रकार के बालू का स्तूप है, सर्वाधिक मात्रा में जैसलमेर में, बीकानेर में, बाड़मेर में तथा पश्चिमी जोधपुर में देखने को मिलते हैं। तो पहला बालू का स्तूप हो गया अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है सीफ। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है सीफ क्या है या सीफ किस प्रकार का बालू का स्तूप है? तो सीफ है अनुदैर्ध्य प्रकार का बालू का स्तूप, या कह सकते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप का ही एक प्रकार है सीफ। आगे चलते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पवन की दिशा के लंबवत, कह सकते हैं पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाते हैं। अवरोधात्मक बालू का स्तूप कहलाते हैं। इनका निर्माण अवरोध के कारण होता है। ये उन जिलों में या उन क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलते हैं जहाँ अवरोध अधिक पाया जाता हो, कोई पर्वत है, पहाड़ है, वनस्पति अधिक पाई जाती हो, उन क्षेत्रों में ये अधिक देखने को मिलते हैं। पोंगल बीकानेर में, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू आदि जिलों में, आदि क्षेत्रों में इनका विस्तार अधिक देखने को मिलता है। पवन की दिशा के समकोण पर, लंबवत पर इनका निर्माण होता है। ये पवन की दिशा है, पवन गुजर रही है, इसके सामने कोई मिट्टी का ढेर या टीला है, इसका निर्माण हो जाता है। अवरोध के फलस्वरूप ये कोई अवरोध आ गया, कोई पर्वत पठार है, कोई वनस्पति आ गई, तो क्या होगा, यहाँ पर है ये रेत जमा हो जाएगी, टीले का निर्माण हो जाएगा। तो पवन के दिशा के समकोण पर लंबवत जो बालू का स्तूप का निर्माण होता है, इस बालू का स्तूप को क्या कहेंगे? इस बालू का स्तूप को कहेंगे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, जो सर्वाधिक पोंगल बीकानेर में, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू में पाए जाते हैं। जिन क्षेत्रों में अवरोध कम पाए जाते हैं वहाँ पर ये अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। अगला बालू का स्तूप है बरखान या बरछान। बरखान या बरछान जब छोटे छोटे अनेक अनुप्रस्थ रेत के टीले मिलकर एक बड़ा रेत का टीले का निर्माण करते हैं तो उसे बरखान या बरछान कहा जाता है। ये अर्धचंद्राकार, आधा चंद्रमा होता है, उसके समान इसके दोनों सिरे हैं, नुकीले होते हैं सींग के समान। तो ये अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं जो सर्वाधिक गतिशील तथा सर्वाधिक हानिकारक होते हैं। सभी प्रकार के बालू के स्तूपों में
सर्वाधिक गतिशील, सर्वाधिक गति किसकी? बरखान की होती है। सर्वाधिक हानिकारक भी बरखान होते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में भालेरी चूरू में, सूरतगढ़ गंगानगर में, मोहनगढ़ रामगढ़ जैसलमेर में, ओसिया जोधपुर में, लोणकरणसर देशनोक बीकानेर में देखने को मिलते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण बालू का स्तूप राजस्थान में भालेरी चूरू में, सूरतगढ़ गंगानगर में, मोहनगढ़ रामगढ़ जैसलमेर में, ओसिया जोधपुर, लोणकरणसर देशनोक बीकानेर में इस प्रकार के बालू का स्तूप अधिक मात्रा में दर्शनीय होते हैं, देखने को मिलते हैं। अर्धचंद्राकार प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं, आधे चंद्रमा के समान। पवन की दिशा, पवन इधर से बह रही होती है। इस प्रकार से इनके दोनों भाग सींग के समान नुकीले होते हैं। ऊंचाई इसकी 10 से 20 मीटर होती है, चौड़ाई 100 से 200 मीटर होती है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप कौन सा है? बरखान है। इसकी गति सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक हानिकारक होते हैं। निर्माण कब होता है? जब छोटे छोटे अनुप्रस्थ रेत के टीले एक बड़ा रेत का टीले का रूप ले लेता है। पवन की दिशा के समकोण के ऊपर ये बनते हैं। सर्वाधिक गतिशील, सर्वाधिक हानिकारक, मरुस्थल के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी इनको माना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक भालेरी चूरू में काफ़ी महत्वपूर्ण, सूरतगढ़ गंगानगर में, मोहनगढ़ रामगढ़ जैसलमेर में, ओसिया जोधपुर में, लोणकरणसर देशनोक बीकानेर में ये देखने को मिलते हैं। अगला बालू का स्तूप का प्रकार है पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक या परवलित बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप की यदि मैं बात करूं तो इनकी आकृति महिलाओं की हेयर पिन, जो बालों में पिन लगाई जाती है, उसके समान होती है। ये बड़ी वनस्पति तथा पेड़ों की जड़ों की आड़ में बनते हैं। इनका निर्माण हमेशा श्रृंखलाबद्ध रूप में व नियमित होता है। लगातार श्रृंखला के रूप में इनका निर्माण होता है। ये 8 मरुस्थलीय अर्धशुष्क जलवायु वाले जिलों में मिलते हैं। टोटल मरुस्थलीय जिले होते हैं 12। इनमें सीमावर्ती मरुस्थलीय जिले हैं 4। उन 4 के अलावा जो 8 जिले हैं वे अर्धशुष्क जलवायु वाले जिले कहलाते हैं। उन अर्धशुष्क जलवायु वाले जिलों में इनका विस्तार देखने को मिलता है। निर्माण कैसे होता है? मान लो कोई वनस्पति है, विशाल पेड़ हैं, वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, इनकी जड़ों की आड़ में, इनकी जड़ों की आड़ में इन बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। ये पवन है, पवन की दिशा में सामने क्या है? कोई पेड़ या वनस्पति आ जाती है तो यहाँ पर जो बालू है, रेत है, उसका जमाव हो जाता है, तो इसको पैराबोलिक या परवलित बालू का स्तूप कहा जाता है। ये वनस्पति के अवरोध के कारण इनका निर्माण होता है। अगला है सब्रकाफीज। सब्रकाफीज छोटी वनस्पति, झाड़ी या घास की आड़ में बनते हैं। ये अस्थिर प्रकृति के होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं। झाड़ी घास की आड़ में बनने के कारण इसे नेबखा या लुनेट भी कहा जाता है। नेबखा या लुनेट भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट। सब्रकाफीज कब बनता है? छोटी छोटी वनस्पति, झाड़ी, घास है, इनकी आड़ में इनका निर्माण होता है। इनकी आड़ में इनका निर्माण होता है। झाड़ी व घास की आड़ में बनने के कारण इसके नेबखा या लुनेट कहा जाता है। नेबखा किसे कहते हैं, लुनेट किसे कहते हैं? वे बालू का स्तूप जो झाड़ियाँ घास की आड़ में बनते हैं, उन्हें नेबखा या लुनेट कहा जाता है। कहाँ देखने को मिलते हैं? तो 4 सीमावर्ती मरुस्थलीय जिलों में ये देखने को मिलते हैं। तो 4 मरुस्थलीय सीमावर्ती जिले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन जिलों में सब्रकाफीज प्रकार के बालू का स्तूप अधिक पाए जाते हैं। ये अस्थिर होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं।
स्थायी रूप से देखने को नहीं मिलते हैं। इनका प्रसार है होता रहता है, लुप्त होते रहते हैं। तो छोटी वनस्पति झाड़ी घास की आड़ में बनते हैं, इस कारण इन्हें नेबखा या लुनेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है तारा स्तूप, काफ़ी महत्वपूर्ण। वे रेत के टीले जिनके 3 से अधिक भुजाएं बाहर निकली हुई होती हैं उन्हें तारा बालू का स्तूप कहते हैं। तारे के समान इनकी आकृति, जिनकी 2, 3, 4 या अधिक भुजाएं निकली हुई रहती हैं, उन्हें तारा स्तूप कहा जाता है। सर्वाधिक मोहनगढ़ जैसलमेर में, सूरतगढ़ गंगानगर में। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एग्जाम्स में। तारा स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? मोहनगढ़ जैसलमेर में, सूरतगढ़ गंगानगर में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। इनकी आकृति है तारे के समान होती है। 3 से अधिक भुजाएं निकली हुई हो तो इसे क्या कहेंगे? तारा स्तूप कहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। कहाँ पाए जाते हैं सर्वाधिक? तो मोहनगढ़ जैसलमेर में, सूरतगढ़ गंगानगर में सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं तारा स्तूप। अगला है अवरोधी बालू का स्तूप। नाम से इंगित है अवरोधी। किसी अवरोध के पीछे निर्मित बालू का स्तूप अवरोधी बालू का स्तूप कहलाते हैं। कोई भी अवरोध हो सकता है, वनस्पति हो सकती है, कोई पहाड़ी हो सकती है। तो अवरोध के पीछे निर्मित बालू का स्तूप अवरोधी बालू का स्तूप कहलाते हैं। इन रेत के टीलों के ऊपर वनस्पति उगने के कारण इन्हें जीवाश्म रेत के टीले भी कहा जाता है। जब इन रेत के टीलों के ऊपर वनस्पति पेड़ पौधे आदि उग जाते हैं तब इन्हें जीवाश्म रेत के टीले कहा जाता है। इन स्तूपों के ऊपर मोटी रेत का जमाव होने से ये बड़े पठार जैसे दिखाई देते हैं, इस कारण इन्हें होलबेक कहा जाता है। होलबेक का आकार जब पहाड़ियों जैसा हो जाए तो उसे द्राक्ष कहते हैं। द्राक्ष व होलबेक का पुनः अपर्दन हो जाए तो ये अवरोधी भाग पुनः दिखाई देने लग जाए तो इस स्थलाकृति को क्वेष्टा कहते हैं। तो अवरोधी बालू का स्तूप, किसी अवरोध के पीछे जब इसका निर्माण होता है तो इसे अवरोधी बालू का स्तूप कहा जाता है। इन रेत के टीलों के ऊपर वनस्पति उगने से इन्हें जीवाश्म रेत के टीले कहते हैं। इन रेत के जो ये स्तूप होते हैं इनके ऊपर मोटी रेत का जमाव अधिक मात्रा में होगा तो ये बड़े पठार के जैसे दिखाई देंगे। इनका आकार अधिक होने पर ये पठार के जैसा दिखाई देंगे, तब इन्हें होलबेक कहते हैं। होलबेक का आकार जब पहाड़ियों के जैसा हो जाए, पहाड़ी के समान दिखाई देने लग जाए तो उसे द्राक्ष कहेंगे। द्राक्ष तथा होलबेक है ये अपर्दित हो जाए वायु के द्वारा और अवरोधी भाग के रूप में दिखाई देने लग जाए तब इन्हें क्वेष्टा कहा जाता है। कहाँ देखने को मिलते हैं? तो मुख्य रूप से बूढ़ा पुष्कर अजमेर में, त्रिवेणी शाहपुरा जयपुर में, चाकसू बगरू फागी बीहड़ की पहाड़ी, त्रिवेणी धाम शाहपुरा, यहाँ पर ये अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। अगला है नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप वे रेत के टीले जो अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, पैराबोलिक रेत के टीलों के मध्य स्थित होते हैं तथा इनको जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें नेटवर्क बालू का स्तूप कहते हैं। तो नेटवर्क बालू का स्तूप बालू का स्तूपों को जोड़ने का जो कार्य करते हैं उन बालू का स्तूपों को नेटवर्क बालू का स्तूप कहा गया है। सर्वाधिक बीकानेर, हनुमानगढ़, झुंझुनू में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से आज का अंक संपूर्ण होता है। अच्छे से समझ में आया होगा आपको, किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा होगा। अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा कमेंट के माध्यम से हमें अवगत करवाएं। तो ये 8 प्रकार के बालू का स्तूप पूर्ण होते हैं। मिलते हैं आगे के अंक के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।